हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 18 है और इससे पहले हमने सभी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं। क्लास 7 की बुक है ये, वसंत नाम है बुक का। ठीक है। संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। ठीक है। तो धनराज धनराज पिल्लई एक हॉकी के एक प्लेयर थे, बहुत बड़े इंडिया के। इसमें हम इनके बारे में जानेंगे और ये पूरा चैप्टर जो है एक इंटरव्यू की शक्ल में है। ठीक है ना। तो जो भी हार्ड वर्ड्स आएंगे उसका हम मीनिंग बताएंगे। ठीक है ना। तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं कार्यक्रम। और इस वीडियो को देखने का फ़ायदा ये होगा कि जिसके पास ये बुक है या जिसके पास भी ये एग्ज़ाम में आने वाला है, जिसके भी, तो उसको ये पूरे वर्ड्स और पूरी कहानी याद हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जिनको भी हिंदी सीखना है, पढ़ना है, लिखना है या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जाननी है ना, तो उनको हार्ड वर्ड्स के बारे में पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लई जब 35 वर्ष के हो गए, यानी 35 ईयर्स के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। साक्षात्कार का मतलब होता है गाइस इंटरव्यू, यानी विनीता पांडे ने एक इंटरव्यू लिया था इनका, है ना। इस साक्षात्कार का संपादित बोलते हैं एडिटेड या फिर कंप्लीटली, है ना। तो एक एडिटेड अंश यहाँ दिया जा रहा है। एडिटिंग होती है ना किसी भी वीडियो से पहले, जैसे कि हम भी करते हैं, है ना। अब देखते हैं आगे। तो कुछ डायलॉग बाजी की शक्ल में ये इंटरव्यू है, तो देखेंगे, समझेंगे इसको। विनीता पूछती हैं, खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक। हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स ये क्या है? ये एक पवेलियन का नाम है। ठीक है। जहाँ इन्होंने मैच खेला था, ऐतिहासिक मैच तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य है, यानी पेनफुल। कष्ट साध्य मतलब पेनफुल रहा है। उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। सफ़र उर्दू में कहते हैं यात्रा, हिंदी में बोलते हैं। ठीक। तो देखिए, धनराज साहब बोलते हैं, बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। अभी कहते हैं कि हम गरीब थे और मेरे दोनों भाई जो बड़े वाले थे, दोनों बड़े थे इनसे, वो हॉकी खेलते थे। उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक़ हुआ। पर हॉकी स्टिक, जिससे हॉकी खेली जाती है, जो हॉकी की गेंद होती है ना, उससे एक हॉकी स्टिक से खेलते हैं। ठीक है। हॉकी स्टिक ख़रीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी, है ना। यानी कि इतने पैसे नहीं थे कि वो हॉकी स्टिक तक ख़रीद लें और उससे खेलें। इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। तो ये उधार मांगकर जो है उनसे खेलते थे। ठीक है। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे, यानी जब वो खेल लेते थे तब इनका नंबर आता था। उनसे उधार मांगकर वो हॉकी स्टिक से हॉकी खेलते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया, है ना। तो इनको पहली स्टिक जब भी मिली, वो भी अपने भाई से मिली, है ना, किसी और से नहीं मिली। और वो भी तब जब उनको कैंप में, यानी उनको चुन लिया गया। ठीक है। एक तरह से टीम होता है, टीम होती है कैंप। ठीक है। तो उसके बाद उनसे ये हॉकी स्टिक मिली। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी, तो वो पुरानी स्टिक थी। इनको मिली भी तो फर्स्ट टाइम इनकी अपनी स्टिक पुरानी थी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। तो ये अपने आप में बड़ी बात है गाइस। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। ठीक है। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, यानी कि बहुत सख्त था। ठीक है। मैदान जुझारू वैसे जंगजू को भी बोलते हैं, यानी जो एकदम से लड़ झगड़ के काम कराता है। ठीक है। तो नेताओं की जो वो होती है ना, पोस्टर, उसमें लिखते हैं कि शिक्षित जुझारू, है ना। तो वही चीज़ ये है। मैदान में भी और मैदान से बाहर भी 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया। कब डाला गया? 1986 में सीनियर टीम में डाल दिया गया। और मैं
बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया। ठीक है। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा ज़रूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों यानी 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई। मायूसी उर्दू में बोलते हैं, दुखी को मायूसी बोलते हैं। मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। ठीक है। तो ये थी इनकी पहली उपलब्धि। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ठीक है। तो ये यानी कि उसके बाद से जब ये ऑलिवन एशिया कप में जब ये चुने गए, उसके बाद से ही आगे बढ़ते गए, इनकी तरक्की के रास्ते खुल गए। ठीक है। विनीता पूछती हैं, आपका विद्यार्थी जीवन यानी कि स्टूडेंट लाइफ जो है कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? तो यादों के बारे में पूछती हैं। ठीक है। हम भी स्कूल जाते थे तो हमें भी अपनी कुछ यादें जो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना, तो वो याद हैं, सभी के साथ होता है ये। तो देखिए, धनराज साहब बोलते हैं, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था, यानी कि पढ़ने में ये बहुत अच्छे नहीं थे और अच्छे भी नहीं थे, बहुत अच्छे भी नहीं थे। ठीक है। एक ही बात है। फिसड्डी का मतलब बहुत बेकार थे। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, यानी कि जैसे तैसे कम नंबर लाके ही सही, लेकिन पहुंचे वहां तक। मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था, यानी पढ़ाई लिखाई का होने वाली नहीं थी। कहने का मतलब ये है। इससे इतना पता चलता है, इतनी बात से। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे ना मिलती। यानी ये टैलेंट के नाम पे सिर्फ इनके पास जो था वो इनका हॉकी था, है ना। यानी हॉकी में ही जो भी किया इन्होंने, सब कुछ किया। इसके अलावा इनके पास और कोई दूसरा इल्म या हुनर नहीं था। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ, है ना। ये अपने आप में एक बड़ी बात है गाइस। हंसते हुए बोली थी इन्होंने बात, है ना। और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये बात इन्होंने कुछ हंसते हुए भी बोली। ठीक है ना। विनीता पूछती हैं, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं? तुनुक मिजाज का मतलब होता है गुस्सैल, जो जिसको एकदम से गुस्सा आ जाए। ठीक है। कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड है आक्रामक, यानी क्रोधी या एकदम से लड़ झगड़ने को तैयार हो जाना। ठीक है। हमला करने को तैयार हो जाना। धनराज साहब बोलते हैं, धनराज, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें देखिए एक सीख भी है कि कोई आक्रामक या कोई तुनुक मिजाज क्यों होता है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। इनसिक्योरिटी इनके मन में थी। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरी तुनुक मिजाजी के पीछे कई वजहें हैं, है ना। लेकिन यानी कि कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पालन पोषण में भी दिक्कत थी, गरीब थे हम लोग, है ना, और संघर्ष की ज़िंदगी भरी जो है मेरी माँ ने बहुत संघर्ष भरी ज़िंदगी जी है। ठीक है। तो ये कहते हैं कि इसके अलावा भी और भी रीज़न्स हैं, वजूहात हैं, वजहें हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। यानी कि मैं लाग लपेट का मतलब तो ये होता है, देखिए, प्यार मोहब्बत, है ना। मैं वैसा आदमी, मतलब मैं वैसा नहीं हूँ। मैं जो भी बोलता हूँ बेधड़क, एक होता है ना कि प्यार से, नरमी से। तो कहते हैं कि मैं बिना लाग लपेट, बिना प्यार नरमी से बात करता हूँ मैं, है ना। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ, और बात को कई बार पछताना भी पड़ता है। तो ये एक सच्चाई भी है कि हम कभी भी जब भी एक्स्ट्रा बोल देते हैं तो उसके बाद हमें पछताना पड़ता है, और हमें बाद में पता चलता है कि हमने कुछ गलत ही कहा है ना। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। यानी जो इन्हें ये भी पता है, इन्हें खुद भी पता है कि दूसरे लोग मुझे उकसा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये उकसाने में उनके आ जाते हैं। ठीक है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा। ठीक, यानी कि समझ सकते हैं, बहुत हार्डशिप वाली लाइफ थी इनकी, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो लोग तुनक मिजाज टाइप के होते हैं वो काफ़ी भावुक भी होते हैं। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती।
तो बड़ी बात यह है कि दोस्तों अपनी गलती पे शर्मिंदा हो जाना और फिर गलती को मान लेना सबसे बड़ी बात होती है ये, और ये कुछ बेवकूफ़ लोग नहीं करते हैं। तो उन्हें चाहिए उन बेवकूफ़ों की अपनी बेवकूफ़ी छोड़ें और ऐसे ही महान बात आदमी बने जैसे ये हैं, ठीक है, क्योंकि अपनी गलती मानना कोई बुरी बात थोड़ी है। विनीता पूछती हैं फिर से, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? अहमियत यानी महत्व है। तो धनराज, सबसे अधिक प्रेरणा यानी मोटिवेशन मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ, है ना। तो उनसे अपना एक नाता बताते हैं किस तरह गहरा है। मैं चाहे भारत में रहूं या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूं, और ये भी इस बात को बताते हैं कि कितना चाहते हैं अपनी माँ को, ठीक है। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि यानी कि फेम को विनम्रता यानी कि बहुत ही भोलेपन से, बहुत ही पोलाइटली के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता, यानी ये अपनी भाभी का नाम बताते हैं, कविता, भी मेरे लिए माँ की तरह हैं और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। प्रेरणा यानी कि वही मोटिवेशन का एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन रही हैं, ठीक है। सो आगे देखते हैं गाइस। विनीता देखिए क्या कहती हैं, पूछती हैं, क्योंकि विनीता का काम पूछने का है ना। पत्रकार जानते हैं पूछने का काम करते हैं, हालांकि कुछ पत्रकारों ने अब ये काम छोड़ दिया है, मैंने ऐसा सुना है। आपने सबसे पहले कृत्रिम घास यानी कि एस्ट्रोटर्फ, अब इसका मैं मतलब बता दूं कि घास तो घास जानते हैं आप, है ना। हॉकी ग्राउंड में क्या होता है कि एक सिंथेटिक यानी बनावटी, यानी वो कुदरती नहीं होती है ना। तो ऐसी घास को हम एस्ट्रोटर्फ या कृत्रिम घास, कृत्रिम का मतलब होता है सिंथेटिक, जो हाथ से बनाता है इंसान, ठीक है। पर हॉकी कब खेली? धनराज बोलते हैं, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों यानी नेशनल्स में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया, यानी 1988 में नई दिल्ली जब ये आए थे, तब इन्होंने एस्ट्रोटर्फ या कृत्रिम घास देखी। मुझे याद है कि किस तरह सुमैया और जोकविम कारवाल्हो मुझे कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे। गुर यानी कि कुछ टिप्स दे रहे थे, ठीक है। और जब वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान यानी कि साइंस इस कदर तरक्की कर सकता है। यानी ये आश्चर्यचकित थे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि नकली घास भी उगाई जा सकती है ना। इनके मन में यही आया था, जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके, है ना, यानी सिंथेटिक। सो अब देखते हैं गाइस। विनीता फिर से पूछती हैं, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? तो ये सवाल अच्छा है, देखते हैं आगे, काफ़ी मोटिवेशन है इसमें। मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा थी। अरमाडा एक कार का नाम है, यू नो दैट वेरी वेल, उस ज़माने में चलती थी ये, और ये सेकंड हैंड कार थी इनकी। देखिए बड़ी बात तो ये है, जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी, यानी कि जो जिनके अंडर में काम करते थे उन्होंने दी थी, जिनके लिए काम करते थे, ठीक है। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, और ये साथ में देखिए बड़ी बात यह है कि उस ज़माने में नामी खिलाड़ी होने के बावजूद भी इनको सेकंड हैंड कार ही मिली थी, है ना। मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए, तो इनके साथ ऐसा ही हुआ, हालांकि अब ऐसा नहीं है। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्लई अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। तो समझ सकते हैं उस ज़माने का स्टार भी कैसा होता था, कितना मतलब किस तरह से उसकी लाइफस्टाइल थी, आप इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस बात से। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूं और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए, और ये बात सच भी है गाइस। तो उसके बाद देखिए क्या होता है, लेकिन मैं कर ही क्या सकता था।
तो अपने आप से ये सवाल भी करते हैं कि भाई मैं कर भी क्या सकता था, मेरे पास इतना पैसा या जो भी था नहीं था। अब देखते हैं क्या कहते हैं ये आगे। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता, यानी जो भी उनकी अर्निंग होती थी उस खेल से, उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। यानी कि परिवार के खर्चे होते हैं सबके अपने अपने, आप समझ सकते हैं गाइस, है ना। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की, तो इससे ये पता चलता है कि बहन की शादी में खर्चा हुआ था, और समझ सकते हैं बाकी बात की बातें जो हैं आगे पीछे की। और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पुणे यू नो दैट जो कि महाराष्ट्र में है, पुणे पैसा भेजना शुरू किया। आज यानी ये माँ से दूर रहते थे, इसका मतलब ये है ना। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है ना। फोर्ड बहुत महंगी कार होती है ये, तो ये उस ज़माने की बात है, जिसे मैंने यानी जिसे धनराज साहब ने सन 2000 में ख़रीदा था, मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफ़ा नहीं, जैसा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन या बिजनेस कॉरपोरेट हाउस होते हैं, ठीक है। तो ये उनका दिया हुआ नहीं है, जबकि ऐसा आज होता है कि देते हैं लोग अपने अपने ब्रांड एम्बेसडर की वजह से, या ब्रांड एम्बेसडर बनने की वजह से, या जो भी बहुत सारी रीज़न है इसके पीछे भी, है ना। तो ये कहते हैं कि हाउस का दिया हुआ तोहफ़ा नहीं है, यानी कॉर्पोरेट हाउस का नहीं है, फ्री का नहीं है ना, बल्कि मेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई से ख़रीदी हुई कार है। गाढ़ी कमाई यानी कि बहुत मोटी कमाई, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत की कमाई, ठीक है। तो विनीता फिर से पूछती हैं, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है, यानी सफलता के लिए आपका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक। हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? तो ये एक बड़ा सवाल है। धनराज बोलते हैं, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। और ये एक सच्चाई है गाइस। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी बात है, सबके साथ ये चीज़ें। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई, उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड, ये एक रोड का नाम है भाऊ पाटिल रोड, आई थिंक भाऊ का मतलब भाई होता है, पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट ख़रीदा। घर छोटा ज़रूर है पर हम सबके लिए काफ़ी है ना। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई एक जगह का नाम है, ठीक है, पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे ख़रीदने की मेरी ख़ुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती, यानी काफ़ी महंगा घर इनको दिया गया था उस ज़माने में, ठीक। अब अगला सवाल और आखिरी सवाल देखते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से खेला जाता है, ठीक है ना। विनीता फिर से पूछती हैं, सेलिब्रिटीज़, ये इंग्लिश वर्ड है, सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए धनराज, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने ख़ास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली, यानी इज्जत मिली। तो दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुंचाइएगा जिनको इन वीडियोस को देखने की ज़रूरत हो। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।